इस बेचारी को क्यों मारा आपने? मुझे मार दिया होता। जानवी बहुत गुस्से में चिल्ला रही थी। उसके सामने और कोई नहीं, कामिनी ही खड़ी थी। क्यों कर रही हैं आप ऐसा? इसका मतलब अब तक जो भी मेरे साथ हो रहा है, वह सब आप करवा रही हैं। उन्हें सामने देखकर जैसे जानवी की सारी उलझन सुलझ गई थी। हाय मेरी प्यारी, कभी ना होने वाली बहू, तू कितनी समझदार है, सब कुछ समझ गई। कामिनी मुस्कुराते हुए जानवी के पास आई। अच्छा हुआ तू सब समझ गई, वरना तुझे समझाना पड़ता। कामिनी ने जानवी का जबड़ा पकड़कर कहा, क्यों कर रही हैं ये सब आप? क्या मिलेगा आपको? मेरे साथ अपने बेटे की भी जिंदगी बर्बाद कर रही हैं। जानवी ने रोते हुए कहा, इन सब में बर्बाद सिर्फ तुझे होना है। मेरे बेटे को कुछ नहीं होगा, अब तो उसकी जिंदगी आबाद होगी। मैं अपने मकसद में कामयाब हो गई, अब वह तुझसे नफरत करने लगा है। उन्होंने उसकी आंखों में देखकर कहा, जिसमें अपनी जीत की चमक झलक रही थी। लेकिन क्या बिगाड़ा है मैंने आपका? क्यों आप मुझे बर्बाद करने पर तुली हैं? इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। तेरी ही किस्मत खराब है कि तू मेरे रास्ते में आ गई। तू तो सिर्फ मेरी मंजिल की सीढ़ी थी। अब तेरा भी काम खत्म हो चुका। अब तू फिर जाएगी अपने ससुराल। याद है ना, वहां के गुजरे दिन तेरे कैसे थे? कामिनी ने उसे कुछ गुजरे वक्त याद दिलाए। मैं भला कैसे भूल सकती हूँ। अब भी वक्त है, छोड़ दीजिए ये सब। कहीं ऐसा ना हो दूसरों का घर जलाते हुए आप खुद का भी घर जला बैठे। चुप कर, मैं यहाँ तेरा लेक्चर सुनने नहीं आई, तुझे तो अपने रास्ते से हटाने आई हूँ। देख, तूने अपने हाथों अपने लिए कुआं खोद लिया है। उषा तो मर चुकी, अब उसका खून तेरे हाथों में लगा है। सबको लगेगा तूने उसका खून किया। अब तुझे कोई नहीं बचा सकता। कामिनी ने जोर से हंसते हुए कहा, ये क्या कह रही हैं आप? ऐसा नहीं कर सकती। मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। मैं तो बस उषा से अपने दुश्मनों का नाम जानने आई थी। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है, वह किसी भी वक्त आते ही होंगे। तू जैसे पिछले 4 सालों से जेल में थी, किसी को भी नहीं पता है। अब फिर हो जा तैयार जेल में सड़ने के लिए। इस बार तुझे तेरा बाप भी नहीं बचा सकता। उन्होंने एक बार फिर जानवी का जबड़ा पकड़कर उसे गौर से देखकर कहा, नहीं, आप फिर एक बार मेरे साथ धोखा नहीं कर सकती। अगले 4 सालों से आपने मुझे जेल में रखकर तड़पाया है। अब भी आपका मन नहीं भरा। मेरे साथ अपने बेटे की जिंदगी क्यों खराब कर रही हैं? जब उसे पता चलेगा कि आप मेरे साथ ऐसा कर रही हैं, तब क्या गुजरेगी उन पर? जान भी उनके सामने रो रही थी, जिसका उन पर कोई असर नहीं था। तेरे साथ जो भी हो रहा है, उसमें मेरी कोई गलती नहीं है। उसकी जिम्मेदार तू और तेरी ईमानदारी है। अगर तूने हमसे हाथ मिला लिया होता, तो आज ये सब झेलना नहीं पड़ता तुझे। लेकिन अब तू एड़ी चोटी का भी जोर लगा ले, तू भी कुछ नहीं कर सकती। मेरा रास्ता पूरी तरह से साफ हो चुका है। तू अब कानून के सामने, चाहे बैंक के सामने, जितना भी चिल्ला ले, कोई तुझ पर भरोसा नहीं करेगा, क्योंकि तेरे पास मेरे खिलाफ कोई सबूत नहीं है। और पुलिस के आते ही तू हमेशा हमेशा के लिए जेल में रहेगी। कामिनी ने बहुत खुश होकर कहा। उन्हें अपनी चाल पर बहुत नाज था। नहीं, आप ऐसा मत करिए। 4 साल मैं जेल में गुजार चुकी हूँ, अब और नहीं। मुझे फिर से उस नर्क में नहीं जाना। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। आई प्रॉमिस, मैं आपके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी, मैं को भी नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जान भी उनके पैर पकड़कर गिड़गिड़ाने लगी। ऐसे कैसे तुझे छोड़ दूं? तूने अगर मैंग को बताया तो वह दिल का कमजोर है, हो सकता है तुझ पर भरोसा कर ले। मैं ऐसी गलती नहीं करूंगी। नहीं नहीं, मैं किसी को नहीं बताऊंगी। प्लीज मुझे छोड़ दीजिए। जान भी उनके कदमों पर गिरकर रो रही थी। चल ठीक है, तुझ पर दया ही कर देती हूँ, पर मेरी 2 शर्त हैं। कौन सी शर्त मम्मी जी? मैं आपकी सारी शर्तें पूरी करूंगी। मेरी पहली शर्त, तू मयंक की कसम खा, उसे मेरी सच्चाई के बारे में कभी नहीं बताएगी। दूसरी शर्त, तू अपने हाथों मयंक की शादी करवाएगी। कामिनी की हर शर्त चाबुक की मार की तरह था, जिसका जख्म जानवी के दिल पर पड़ रहा था। ये आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा कैसे कर सकती हूँ? आपकी पहली शर्त तो मैं मान भी लूं, लेकिन दूसरी शर्त मैं नहीं मान सकती। अगर तू आजाद रहना चाहती है, दोबारा उस नर्क में ना जाकर सुकून से जीना चाहती है, तो मान जा, वरना तैयार हो जाओ वही दर्द सहने के लिए। अगर तुम उस नर्क में जाना नहीं चाहती, उस दर्द को सहना नहीं चाहती, तो मान जाओ मेरी शर्तें। कामिनी अपनी शर्त पर अड़ी रही। प्लीज मुझ पर इतने जुल्म मत करिए जितना मैं सह ना पाऊं। अब तक जो हुआ मैंने सह लिया, लेकिन आपकी ये शर्त कि मुझे अपने हाथों से उनकी शादी किसी और से करवानी होगी, ये मैं नहीं मान सकती। जान भी उनके पैरों में गिड़गिड़ाकर मिन्नतें कर रही थी, लेकिन इनका दिल तो पत्थर का था,
जो पिघलना नहीं चाहता था। इसका मतलब तू आज़ाद रहना नहीं चाहती। तो ठीक है, बैठी रहे यहाँ पर, फिर पुलिस आएगी और तुझे उसी तरह घसीट कर ले जाएगी। और उसके बाद क्या होगा तू अच्छी तरह से जानती है। उन्होंने जानवी के गाल पर हाथ रखकर कहा और आगे जाने लगी। उन्हें जाते हुए देखकर जानवी बहुत परेशान हो गई। उसके माथे से पसीना झलक आया। बीते सालों के कुछ दृश्य उसकी आंखों के सामने आ रहे थे, जिन्हें देखकर वह बहुत ज्यादा डर गई। रुकिए मम्मी जी, मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। प्लीज मुझे पुलिस के हवाले मत करिए। मैं फिर एक बार वह सब बर्दाश्त नहीं कर सकती। आप जो कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ। बस मुझे बख्श दीजिए। जानवी ने उषा को उसके हाल में छोड़ा और कामिनी का पैर पकड़कर रोने लगी। अब तू आई ना ठिकाने पर। चल दिया तुझे एक और मौका। जब तक तेरा मुंह बंद रहेगा और तू मेरे इशारे पर नाचेगी, तब तक तू आजाद रहेगी। मेरे खिलाफ गई तो सोच लेना तेरा अंजाम क्या होगा। कामिनी ने जानवी के बाल पकड़कर कहा। उनकी पकड़ काफी मजबूत थी। उसे दर्द हो रहा था। मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। जानवी ने उनके सामने घुटने टेकना सही समझा। अब कब तक मेरे कदमों में बैठी रहेगी? जा यहाँ से, पुलिस वाले आ रहे होंगे। कामिनी ने दाएं बाएं देखते हुए जानवी को खड़ा किया। लेकिन उषा का क्या होगा? ये तो मर चुकी है। जानवी ने उसकी लाश की तरफ देखकर कहा। तू इसकी चिंता छोड़, अपने बारे में सोच। इसे ठिकाने वह लोग लगा देंगे। तू यहाँ से जा। कामिनी ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा। मैं आज तक जिन्हें ममता से भरी हुई माँ समझ रही थी, वह इतना कठोर पत्थर हो सकती हैं, मैंने सोचा नहीं था। जानवी मन में सोचकर उन्हें हैरानी से देख रही थी। अब यहाँ खड़ी मेरा चेहरा क्या देख रही है? जा यहाँ से, कामिनी ने थोड़ा चिल्लाकर कहा। ठीक है, अभी जाती हूँ। जानवी भी दाएं बाएं देखते हुए चुपचाप वहां से निकल गई। उसके जाने के कुछ देर बाद पुलिस वहां पहुंची। ये तो मर चुकी है, अब इसका क्या करना है? पुलिस जीप से एक इंस्पेक्टर, दो कांस्टेबल निकले। उन्होंने उस उषा की डेड बॉडी चेक करते ही कहा। करना क्या है? अब तुम लोग इसे ठिकाने लगाओ। कामिनी ने उस लड़की की लाश की तरफ देखकर कहा और नोटों से भरा हुआ एक पैकेट इंस्पेक्टर के हाथों में थमा दिया। आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है मैडम, इसके बारे में किसी को पता नहीं चलेगा। इंस्पेक्टर ने नोटों के पैकेट को मुस्कुराकर देखते हुए कहा। उसकी आंखों में लालच साफ दिखाई दे रहा था। उम्मीद है तुम लोग कोई गलती नहीं करोगे। कामिनी ने उन सबको एक नज़र देखा और अपने कार में जाकर बैठ गई। उसके ड्राइवर ने कार स्टार्ट किया और वहां से वह लोग चल दिए। पैसे के लिए लोग किस हद तक गिर जाते हैं ना। जिंदगी की भी कोई कीमत नहीं रह गई पैसों के आगे। वहां से कुछ दूर पर जानवी छुप कर ये सब देख रही थी। उसे ये सब देखकर बहुत बुरा लगा, पर वह कर भी क्या सकती थी। बुरे काम का बुरा ही नतीजा होना था। जानवी वहां से अपने घर चली गई। पुलिस वालों ने अपना काम कर दिया। उस लड़की की लाश को रातों रात वहां से गायब कर दिया। किसी को उसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। जानवी अपने घर पहुंची। घर का दरवाजा खुला था। वह घर के अंदर गई। उसने पूरे हॉल में अपनी नजरें दौड़ाईं। उसे अपने पापा कहीं नजर नहीं आए। वह परेशान हो गई। उसने अपना बैग हॉल के टेबल पर रखा। उनके कमरे में चली गई। उसके पापा बेड पर लेटे हुए थे। वह उनके पास आकर बैठी। क्या हुआ पापा आपको? आप ऐसे क्यों लेटे हैं? उसने अपने पापा के सर पर हाथ फेरा तो पता चला उन्हें तेज बुखार है। तू आ गई बेटा। माधव जी ने धीरे से अपनी आंखें खोली। डोंट वरी पापा, मैंने डॉक्टर को कॉल कर दिया है, वह अभी आ रहे होंगे। उसने उनके सर पर हाथ रखकर कहा। तू मेरे लिए टेंशन क्यों ले रही है? मैं तो वैसे भी कुछ दिनों का मेहमान हूँ। बस एक दर्द रह गया है दिल में। इस शहर में मैं तुझे लेकर आया था, बहुत सारे सपने लेकर, लेकिन सोचा नहीं था जिस बेटी के आंचल में मैं दुनिया की तमाम खुशियां देना चाहता हूँ, वह दुखों में जी रही है। माधव जी बहुत दुखी होकर कह रहे थे। उनकी आंखों से बह रहे आंसू उनके दिल का हाल बयां कर रहे थे। आप ऐसा क्यों कहते हैं पापा? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ। और आप ऐसे उदासी वाली बातें मत किया करो। आप ही तो मेरी हिम्मत हैं। अगर आपको कुछ हो गया तो मैं क्या जी पाऊंगी? वह रोते हुए अपने पापा से लिपट गई। तुम कहाँ गई थी? पहले ये बताओ। जब से तुम्हारे साथ वह सब हुआ है, तुम्हें ना देखकर मुझे तुम्हारी चिंता बहुत होती है। माधव जी ने उसके सर पर हाथ रखा। क्या मैं पापा को बता दूं जो आज उस होटल के बाहर हुआ? नहीं नहीं, मैं ये सब पापा को नहीं बता सकती। उनकी तबीयत पहले से ही ठीक नहीं है। ये सब जानकर उन्हें बहुत दुख होगा। जानवी मन में सोचकर परेशान थी कि वह कामिनी की सच्चाई अपने पापा को बताए या ना बताए।
क्या हुआ? तुम क्यों परेशान हो? उन लोगों के खिलाफ कोई सबूत मिला तुम्हें? माधव जी ने उसके हाथ पर अपना हाथ रखकर पूछा। नहीं पापा, सबूत हाथ आते आते रह गया। वह लड़की मेरे हाथ से निकल गई। उसने बहुत उदास होकर कहा, तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच को हमेशा के लिए खत्म नहीं कर सकता। तुम्हारी सच्चाई एक दिन पूरी दुनिया को पता चलेगी। वह बुरे लोग पकड़े जाएंगे। माधव जी उसे हमेशा की तरह हिम्मत दे रहे थे। प्लीज पापा मत कहिए ऐसी बातें, बचपन से ये सब सुनती आ रही हूँ, लेकिन अब जो देख रही हूँ सब झूठा सा लगता है। शायद मेरे मरने के बाद ही सच्चाई साबित हो पाएगी। जानवी रोते हुए उनसे लिपट गई। ऐसा नहीं कहते बेटा, वक्त आने पर सब ठीक हो जाएगा। माधव जी प्यार से उसका सर सहला रहे थे। सुबह जानवी की नींद खुली तो पता चला कि वह अपने पिता के सीने पर सर रखकर सो गई थी। उसके पापा भी अब तक गहरी नींद में सो रहे थे। वह उठी और फ्रेश होने गई। लौटकर उसने उनके लिए नाश्ता बनाया। जैसे ही उन्हें नाश्ता करवाने जा रही थी, उसका फोन बजा। हेलो, कौन? उसने फोन रिसीव किया। सुन, आज मयंक की सगाई है, भूलकर भी हमारे घर की तरफ मत आना। वह तुझे देखेगा तो नखरे दिखाएगा। आगे क्या करना है मैं तुझे बाद में बताऊंगी। कामिनी ने अपना फैसला पहले सुना दिया। उसने एक भी मौका नहीं दिया और फोन काट दिया। इससे ज्यादा दुखदाई और क्या हो सकता है मेरे लिए? मेरा मयंक मुझसे दूर जा रहा है और मैं उसे रोक भी नहीं सकती। जानवी फोन को हाथ में मरोड़ते हुए रो रही थी। क्या हुआ बेटा, किसका फोन था? माधव जी की नींद खुली। उन्होंने जानवी के हाथ में फोन देखकर पूछा, मैं पल पल तुमसे दूर जा रहा हूँ, लेकिन तुम न जाने कहाँ हो। बस एक बार बता दो, क्या राज छुपा रखा है तुमने अपने सीने में? मयंक अपने कमरे में बैठा जानवी के बारे में ही सोच रहा था। अरे तू अभी तक तैयार नहीं हुआ? तेरी शेरवानी तो बेड में पड़ी है। कामिनी मयंक के कमरे में आई। मेरा तैयार होने का मन नहीं है, आप एंगेजमेंट किसी और दिन रख लीजिए। मयंक सगाई करना ही नहीं चाहता था। अरे ऐसे कैसे किसी और दिन तेरी एंगेजमेंट रख दूं? सारी तैयारियां हो चुकी हैं, कुछ ही देर में लड़की वाले आने वाले हैं। बस तू जल्दी से तैयार होकर नीचे आ जा। उन्होंने बेड से शेरवानी उठाकर मयंक को देते हुए कहा। एक बात बताओ, कहीं तुम अपना इरादा बदल तो नहीं रहे? उन्होंने मयंक की आंखों में देखकर पूछा। मयंक उनकी नजरों में देखने से कतरा रहा था। मैं ये शादी नहीं करना चाहता मम्मी। हॉस्पिटल में बहस अब तो मैंने सिर्फ जानवी को धमकी देने के लिए कहा था, ताकि वह जो भी राज छुपा रही है वह सब कुछ बता दे। मयंक ने अपना सारा प्लान उन्हें बता दिया। वह उसकी बातें सुनकर हैरान रह गई। तू ऐसा कैसे कर सकता है? तूने मुझसे झूठ कहा। वह नाराज हुई। सॉरी मम्मी, लेकिन मेरे पास इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता नहीं था। अब देखना जानवी कैसे मेरी शादी के डर से सब कुछ मुझे बता देगी। आप तो जानती हैं ना, आज भी मेरे दिल में सिर्फ वही है, मैं उसे कभी नहीं भुला सकता। उसने अपनी माँ की नज़रों में देखकर कहा। उसकी आंखों में जानवी के लिए प्यार दिखाई दे रहा था। तू ऐसे नहीं मानेगा, तेरे लिए मुझे उसका इस्तेमाल करना ही पड़ेगा। अच्छा हुआ पहले ही मैंने जानवी को अपनी मुट्ठी में कर लिया। कामिनी मन में सोचकर मुस्कुरा रही थी। क्या हुआ मम्मी, आप क्या सोच रही हैं? प्लीज जाकर ये सगाई रोक दीजिए। ना मैं शादी करूंगा ना सगाई, मयंक ने साफ इनकार कर दिया। तू मेरी बात सुन, तुझे शादी नहीं करना मत कर, लेकिन आज मेहमान घर पर आ चुके हैं, वह लोग भी थोड़ी देर में आ जाएंगे। प्लीज मेरी इज्जत बचाने के लिए तू सिर्फ सगाई कर ले, बाद में हम कोई बहाना करके ना कर देंगे। कामिनी ने झूठ बोलकर उसे अपनी बातों में उलझाया। सच मम्मी, तो ठीक है, मैं सगाई के लिए तैयार हूँ, लेकिन मैं शादी नहीं करूँगा। मयंक अपनी बात पर अड़ा था। मैं भी देखती हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। तेरी माँ हूँ, तुझसे क्या चीज कैसे करवाना है अच्छे से जानती हूँ। मयंक उनकी बातें मानकर तैयार होने वॉशरूम चला गया। उसे नहीं पता था कि उसके पीठ पीछे उसकी माँ क्या साजिश रच रही है। थोड़ी देर बाद वह मयंक को लेकर हॉल में आई। हॉल में बहुत सारे मेहमान खड़े थे। वह खूबसूरत सी लड़की भी जिसके साथ मयंक की सगाई होनी थी। मयंक ने अपनी माँ का मन रखने के लिए उनकी पसंद की लड़की के साथ सगाई कर ली। सारे मेहमान और उस लड़की के माता पिता सभी बहुत खुश थे, लेकिन मयंक मन से बहुत दुखी था। उसे हर पल जानवी का इंतजार था। किसका फोन था बेटा? थोड़ी देर पहले तुम किससे बातें कर रही थी? माधव जी ने जाकर पूछा। जानवी उनका कमरा साफ कर रही थी। वह अखिल का कॉल था पापा। उसे भी उन धोखेबाजी लोगों के बारे में कुछ नहीं पता चला। उसने सच्चाई उन्हें नहीं बताई क्योंकि उन्हें दुख होता। अब आपका बुखार उतर चुका है, आप आराम करिए, मैं ऑफिस जा रही हूँ। कोई भी जरूरत हो कॉल जरूर कीजिएगा। जानवी अपने पिता का ख्याल एक बच्चे की तरह रख रही थी। ठीक है, मैं अपना ख्याल रखूंगा।
तुम भी संभल कर जाना, उन्होंने बेड से उठते हुए कहा। जानवी ने उठने में उनकी मदद की और उन्हें फ्रेश करवा कर नाश्ता करवाया और अपने ऑफिस के लिए निकल गई। अगली सुबह मयंक के घर पर उसके हल्दी की पूरी तैयारी हो रही थी। जानवी उनके घर पहुंची। कामिनी ने उसे बुलाया था। आपने मुझे यहाँ क्यों बुलाया है? उसने उनके पास जाकर पूछा। तुझे एक बहुत जरूरी काम करना है। जब तक मयंक की शादी नहीं हो जाती तब तक तू यहीं रहेगी और मैं जो कहूंगी वह करेगी, उन्होंने उसे कोने में खींचते हुए कहा। वह लोग हॉल में मेहमानों के बीच एक कोने में खड़े थे। क्या करना होगा मुझे? उसने उनसे फिर से पूछा। तू थोड़ी देर रुक, अभी पता चल जाएगा, उन्होंने कहा और वहां से चली गई। जानवी वहां की तैयारियां देखने लगी। पूरा हॉल बहुत खूबसूरत सजाया गया था। मयंक की हल्दी के लिए सारी तैयारियां बहुत खूबसूरती से की गई थी। हॉल में जगह जगह पीले रंग के पर्दे लगे हुए थे, पीले रंग के फूल भी। इसी बीच मयंक अपने कमरे से निकलकर हॉल की तरफ आया। जानवी की नजर उस पर पड़ी तो वह उसे हैरान होकर देखने लगी। मयंक ने ब्लू जींस व्हाइट शर्ट पहना था। वह अपनी घड़ी ठीक करते हुए हॉल की तरफ जाने लगा। तभी उसकी नजर जानवी पर पड़ी। वह उसे देखकर मुस्कुराते हुए उसके पास आया। तुम आ गई, मुझे पूरा भरोसा था कि तुम जरूर आओगी मेरी शादी रोकने के लिए, मयंक ने बहुत भरोसे के साथ उसका हाथ पकड़कर कहा। जानवी एक पल के लिए सब कुछ भूलकर उसके मुस्कुराते हुए चेहरे में खो गई। बोलो ना, तुम मेरी शादी रोकने आई हो ना? चलो अब बताओ, क्या राज छुपा रही हो तुम? मयंक उसे अपने सामने देखकर खुशी से पागल हुआ जा रहा था। तभी जानवी के फोन पर एक मैसेज आया। तुम चुप क्यों हो? कुछ बोलो, उसे बताओ कि तुम उसकी शादी तोड़ने नहीं करवाने आई हो। जानवी ने वह मैसेज पढ़ा। वह मैसेज कामिनी ने किया था। ऊपर बालकनी पर खड़ी उन दोनों पर नजर रखे हुए थी। चुप क्यों हो, कुछ बोलो, उन्होंने इशारे में उससे कहा। अरे यार, तुम खामोश क्यों खड़ी हो? बताओ ना सबको कि यहाँ किसी की शादी नहीं हो रही, तो भला हल्दी क्यों होने लगी? मयंक उसके मुंह से सच सुनने के लिए बेकरार था। मैं यहाँ तुम्हारी शादी रोकने नहीं आई हूँ मयंक, बस तुम्हारी शादी में शामिल होने आई हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन फॉर ब्यूटीफुल वेडिंग, जानवी ने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा। क्या तुम यहाँ मेरी शादी रुकवाने नहीं आई, उसमें शामिल होने आई हो? मयंक का दिल जैसे टूटकर बिखर गया। मैंने सोचा नहीं था जानवी कि तुम्हारा दिल इस तरह पत्थर हो जाएगा कि तुम मुझे अपनी आंखों के सामने किसी और का होता हुआ देख पाओगी। मयंक की आंखों से आंसू छलक आए। आंसू तो जानवी की आंखों पर भी भरे थे, जिन्हें वह ना चाहते हुए भी रोके रखी थी। इसका मतलब यहाँ पर मैं ही बेवकूफ हूँ जो तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ, जिसे मेरी शादी से भी कोई फर्क नहीं पड़ रहा। पड़ेगा भी क्यों, तुम तो खुद किसी और से शादी कर बैठी हो, मयंक ने बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए कहा। प्लीज मयंक, मेरी वजह से तमाशा मत करो, जानवी ने उसे शांत करना चाहा। तमाशा मैं कर रहा हूँ या तुमने मेरी जिंदगी तमाशा बना दिया है? तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता ना मेरी शादी से? तो देखो मैं कैसे तुम्हारी आंखों के सामने शादी करूंगा, लेकिन मेरी शादी की सारी रस्मों को तुम पूरा करोगी अपने हाथों से। मयंक ने गुस्से में जानवी का हाथ पकड़ा और उसे खींचते हुए हॉल के बीचों बीच रखे टेबल के पास ले गया, जहां उसे लगाने के लिए हल्दी रखा हुआ था। तुम मेरी शादी होते हुए देखना चाहती हो ना? देखो, करीब से देखो, उठाओ ये हल्दी और अपने हाथों से मुझे लगाओ। मयंक ने उसका हाथ छोड़कर उसे हल्दी की तरफ धकेल दिया। जानवी हल्दी टेबल से टकराकर संभली। ये तुम क्या कर रहे हो मयंक? उसने मुड़कर मयंक से कहा। यही कर रहा हूँ जो तुम चाहती थी। तुम यही तो चाहती थी ना कि मेरी शादी हो। लो, अपने हाथों से करवाओ, उठाओ हल्दी और लगाओ मुझे, मयंक ने आखिरी लाइन बहुत जोर से चिल्लाकर कहा। उसकी आवाज सुनकर जानवी बहुत ज्यादा डर गई। उसके हाथ कांपने लगे थे। मेरा बेटा जो कह रहा है चुपचाप करो वरना, कामिनी ने उसके पास आते हुए कहा। जानवी पूरी तरह से फंस चुकी थी। उसने हल्दी बाउल में से थोड़ा सा अपने हाथों में लिया और उसे लगाने मयंक के पास गई। उसने वह हल्दी मयंक के गाल पर लगाना चाहा तो मयंक ने उसका हाथ पकड़ लिया। तुमसे प्यार करना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। तुमसे ज्यादा गिरी हुई लड़की मैंने आज तक नहीं देखी, मयंक ने बहुत गुस्से से उसका हाथ मरोड़कर कहा। मयंक की आंखों में आंसू के साथ गुस्सा भी भरा था और दिल नफरत से जल रहा था। जितना दुखी मयंक था उतनी ही जानवी भी थी, क्योंकि जिसकी नजरों में वह अपने लिए प्यार देखना चाहती थी आज वही उससे नफरत करने लगा था। अंदर ही अंदर मयंक से बिछड़ने के डर से तड़प रही थी, लेकिन वह मजबूर थी। न अपनी सच्चाई मयंक को बता पा रही थी, न अपना प्यार। इतने हल्दी लगाने से तुम्हारा दिल नहीं भरेगा, रुको मैं मदद करता हूँ।
मयंक ने हल्दी का बॉल उठाया और सारा हल्दी अपने ऊपर डाल लिया। कॉन्ग्रेचुलेसन मेरी बर्बादी वाली हल्दी के लिए, मयंक ने गुस्से में उसका गाल छूकर कहा और वहां से चला गया। मयंक के हाथों से कुछ हल्दी जानवी के गाल पर लग गया। जानवी मयंक का स्पर्श पाकर और भी ज्यादा दुखी होकर रोने लगी। उसने देखा आसपास मेहमान उसे रोते हुए देख रहे हैं। वह वहां से जाने लगी। अरे वहां क्या जा रही है? पीछे मेहमानों वाला एक कमरा तेरे लिए खाली करवा दिया है, वहां चली जा। कामिनी ने मुस्कुराते हुए कहा। वह जानवी से जो करवाना चाहती थी वह अब पूरा हो चुका था। जानवी सबसे नजरें बचाते हुए बाहर मेहमानों के कमरे में भाग गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया और अंदर बैठकर फूट फूट कर रोने लगी। तुम बहुत बुरी हो जानवी, तुमने मेरे साथ बहुत गलत किया। मैंने पूरी शिद्दत से तुम्हें चाहा, इतने सालों तक तुम्हारा इंतजार किया, जिसका सिला तुमने मुझे ये दिया। मयंक बहुत गुस्से में अपने घर से दूर एक खाली रोड के बीचों बीच खड़ा गुस्से से चिल्ला रहा था। उसका पूरा बदन हल्दी से सना हुआ था, लेकिन आंखें गुस्से में लाल थीं। मुझे माफ कर दो मयंक, मैं तुम्हारे साथ ऐसा नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेरी मजबूरी है। मैं कुछ और नहीं कर सकती। कैसे बताऊं तुम्हें कि मैं किस फंदे में फंसी हूँ? तुम्हें सच्चाई बताऊं तो कैसे? जानवी उस कमरे के बेड पर लेटी फूट फूट कर रो रही थी। मयंक से अपने दिल की बातें कह रही थी, लेकिन वह वहां सुनने के लिए मौजूद नहीं था। लेकिन मैं हार नहीं मानूंगी। मैं तुम्हें सच्चाई बताने का कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लूंगी। जानवी अपना आंसू साफ करते हुए बेड पर उठकर बैठ गई। कहाँ मर गई तू? तुझे यहाँ पर काम करने के लिए बुलाया है मैंने, कमरे में लेटकर आराम करने के लिए नहीं। कामिनी बहुत गुस्से में बोलते हुए उसके कमरे का दरवाजा खटखटा रही थी। उनकी आवाज सुनकर जानवी तुरंत उठ खड़ी हुई। उसने अपनी साड़ी के आंचल से अपना आंसू ठीक से साफ किया और दरवाजा खोला। क्या क्या काम करना है मुझे? उसने उनसे नजरें चुराते हुए पूछा। शादी के घर में और क्या क्या काम करने पड़ते हैं, नहीं पता तुझे? अरे तुझे कैसे पता होगा? तेरी किस्मत में शादी का सौभाग्य कहाँ है? चल मैं तुझे बताती हूँ। आज घर में नेहा की मेहंदी और संगीत की रस्म है। ये नेहा कौन है? जानवी ने उनसे बहुत हैरान होकर पूछा। तुझे जानकर बहुत बुरा लगेगा कि नेहा से ही मयंक की शादी पक्की की है मैंने। बहुत सुंदर, सुशील और अमीर है। कामिनी नेहा के बारे में बहुत खुश होकर बता रही थी। अब क्या वह मयंक को पसंद है? उसने अपने दिल पर पत्थर रखकर कहा। क्यों पसंद नहीं होगी? जब मयंक तुझे पसंद कर सकता है तो उसे क्यों नहीं? और वैसे भी शादी होने के बाद पति पत्नी ज्यादा दिन दूर नहीं रह पाते, इसलिए। कामिनी की इस बात को सुनकर जानवी को बहुत दुख हुआ। अब यहाँ खड़ी क्यों है? चल मेरे साथ, नीचे बहुत काम है। वह उस कमरे से निकलकर बाहर जाने लगी। जानवी भी उनके पीछे पीछे चली गई। जानवी को हॉल में लाकर कामिनी उससे हॉल की सजावट का काम करवाने लगी। वह जानबूझकर सारा काम जानवी से करवा रही थी, ताकि मयंक उसे शादी की तैयारियां करते देख उसे और भी ज्यादा नफरत करने लगे। हुआ भी कुछ ऐसा ही। मयंक कुछ घंटों के बाद घर वापस लौटा। उसने देखा जानवी हॉल में बैठी मेहंदी तैयार कर रही थी। इसी तरह काम करते देख मयंक को और भी ज्यादा गुस्सा आया। वह उसके पास आया। इन सारी चीजों को तैयार करके क्या होगा? अगर कुछ करना ही चाहती हो तो जाकर मेरी दुल्हन के हाथों में मेहंदी ही लगा दो, और अगर उससे भी तुम्हारा मन ना भरे तो जाकर हमारा कमरा तैयार कर देना फर्स्ट नाइट के लिए। मयंक गुस्से में उसका हाथ पकड़कर बोले ही जा रहा था। उसे उसकी बातें सुनकर बहुत दुख हो रहा था। वहां हॉल में आसपास बहुत सारे मेहमान खड़े उनकी बातें सुन रहे थे। साथ में कामिनी भी मयंक की बातें सुनकर मुस्कुरा रही थी। इतना सब होने के बावजूद तुम अब भी चुप हो। ना जाने तुम्हारे दिल दिमाग में क्या चल रहा है। और प्लीज चली जाओ यहाँ से। अब तो मुझे तुम्हारी इस सूरत से भी नफरत हो गई है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मयंक ने गुस्से में उसका हाथ झटक दिया। वह गिरने को हुई, फिर संभल गई। ये तुम नहीं, तुम्हारा गुस्सा बोल रहा है मयंक। आज नहीं तो कल मेरी सच्चाई तो सबके सामने आएगी। बस उस वक्त देखना ये होगा कि तुम किसका साथ दोगे। जानवी ने उसके पास आकर कहा और रोते हुए वहां से चली गई। मयंक उसकी बातें समझ नहीं पाया। वह भी गुस्से में अपने कमरे में चला गया। अब घर में धीरे धीरे मेहमान आने लगे थे। कामिनी उन सब की देखभाल में जुटी थी। जानवी कामिनी को मेहमानों के साथ बिजी देखकर सबसे नजर बचाकर उसके कमरे में पहुंची। जब तक मेहमानों के साथ बिजी है, मुझे वह फाइल ढूंढ लेनी चाहिए। अब आखिरी वही है जो मेरी सच्चाई साबित कर सकता है।
जानवी बहुत बेचैन होकर उनके कमरे में दाखिल हुई। उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। वह कमरे में इधर उधर अलमारी कबर्ड खोलकर वह फाइल तलाश करने लगी। उसने एक एक करके पूरा कमरा छान मारा, उसे वह फाइल कहीं नहीं मिली। आखिर उन्होंने वह फाइल कहाँ रखी है? मेरे पास वक्त बहुत कम है। कल सुबह मयंक और नेहा की शादी है। अगर उससे पहले वह फाइल मुझे नहीं मिली तो कोई मुझ पर भरोसा नहीं करेगा और मैं मयंक की शादी रोक नहीं पाऊंगी। जानवी फाइल ढूंढते हुए परेशान हो गई थी। आखिर कहाँ गई ये लड़की? नीचे कहीं दिखाई नहीं दे रही है। कामिनी बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की तरफ आ रही थी। जानवी ने उनकी आवाज सुनी। उसकी धड़कन हद से ज्यादा बढ़ गई। अब मैं कहाँ जाऊं, कहाँ छुपूं मैं? जानवी छुपने के लिए कमरे में जगह ढूंढने लगी। वह भागकर दरवाजे के पास गई। उसने दरवाजा अनलॉक किया, उसके पीछे ही छुप गई। देखूं कहीं यहाँ तो नहीं आई। वह कामिनी बाज की नजर लेकर पूरे कमरे को देखने लगी। वह पीछे दरवाजे की तरफ मुड़ रही थी। कामिनी, तुम यहाँ क्या कर रही हो? सारे मेहमान बाहर तुम्हें ढूंढ रहे हैं और तुम यहाँ हो। दिवाकर उनके पीछे वहां आए। हाँ, मैं आ रही थी, बस कोई चीज लेना था मुझे यहाँ से। अगर ले लिया हो तो चलो जल्दी, नेहा के पापा आए हैं। अच्छा चलिए जल्दी, मुझे उनसे दहेज के लिए बात करना है। कामिनी की आंखों में लालच की लहर साफ दिख रही थी। क्या तुम उनसे दहेज लोगी? लेकिन ये तो हमारे खानदान की परंपरा नहीं है। कौन सी परंपरा? हमारा घर आपकी परंपरा के उसूलों से नहीं चलता। इतना काबिल बेटा दे रहे हैं हम उन्हें, वह लोग इतना तो कर ही सकते हैं। आखिर उनकी दी हुई चीजें उनकी बेटी ही तो इस्तेमाल करेगी। फिर भी कामिनी, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। अगर वह खुशी से कुछ दें तो वह उनकी बेटी के लिए उपहार होगा, लेकिन अगर हम अपने मुंह से मांग कर कुछ ले रहे हैं तो वह दहेज ही तो हुआ ना। और तुम जानती हो ये कानूनी अपराध है। आप अपना ज्ञान किसी और को देना। ना मैंने कभी आपकी बातें सुनी हैं, ना आगे सुनूंगी। मैं अपने घर में एक अमीर बहू लाना चाहती हूँ, ना कि उस जानवी जैसी मिडिल क्लास बहू जो अपनी ईमानदारी के लिए गरीबी में जीना पसंद करती हो। जानवी वही दरवाजे के पीछे छुपी उनकी सारी बातें सुन रही थी। उसे बहुत दुख हो रहा था। तुम गलत सोचती हो कामिनी। जानवी के पास सादगी का जो कीमती खजाना है वह तुम्हारी पैसे वाली नेहा में नहीं मिलेगा। संस्कारी बहू को छोड़कर तुम अमीर बहू के पीछे भाग रही हो। इतिहास गवाह है, अमीर बहुएं हमेशा अपना घर नीलाम करवा देती हैं। दिवाकर की बातें सुनकर जानवी के दिल को जरा सी राहत मिली। मैंने कहा ना, आप अपना ज्ञान किसी और को दीजिएगा, मुझ पर इन सब का कोई असर नहीं पड़ने वाला। कामिनी गुस्से से कमरे से निकलकर बाहर चली गई। भगवान, कामिनी को जरा सद्बुद्धि दो जिससे वह पैसों के पीछे न भागकर सही रास्ते पर चले। पैसों के लालच में ये अपना अस्तित्व गवा रही है, बुरे से बुरा करती जा रही है। कहीं ऐसा ना हो ये अपना सब कुछ खो बैठे। दिवाकर बहुत दुखी होकर भगवान से प्रार्थना कर रहे थे। वह भी कमरे से बाहर निकल गए। अब जानवी ने राहत की सांस ली। मम्मी जी का क्या होगा ये तो मैं नहीं जानती भगवान, लेकिन मैं इतना जानती हूँ कि मैं अपने जीते जी मयंक को किसी और का होने नहीं दूंगी। आज मैं वह फाइल किसी भी हाल में हासिल करके रहूंगी। जानवी एक बार फिर तलाशी में जुट गई। लगभग मैंने घर का हर कोना छान लिया, लेकिन वह फाइल मुझे कहीं नहीं मिल रही। वह हताश होकर वहीं फर्श पर बैठकर रोने लगी। अरे हाँ, मयंक ने बताया था कि मम्मी जी अपना सारा जरूरी सामान मयंक के जी के स्टडी रूम में रखती हैं। जानवी एक बार फिर उम्मीद से खड़ी हुई। वह चुपते हुए उनके कमरे से बाहर निकली और बालकनी से होते हुए सबसे नजरें बचाकर मयंक की स्टडी रूम में पहुंची। वहां पहुंचते ही उसे सबसे पहले मयंक की एक प्यारी सी तस्वीर दिखाई दी। मैं तुम्हें खुद से दूर कैसे जाने दूं मयंक, तुम ही तो मेरी जीने की वजह हो। तुम्हें खोकर मेरे पास कुछ भी नहीं बचेगा। जानवी ने उस तस्वीर पर मयंक का चेहरा छूकर कहा। अब चल जानू, शुरू हो जा। जानवी उस फाइल को तलाश करते हुए खुद से कहा और स्टडी रूम का कोना कोना देखने लगी। बहुत देर तक खोजने के बाद बहुत मुश्किल से उसे मयंक के बचपन के खिलौने वाले बक्से में उसे एक फाइल मिली। उसने तुरंत फाइल खोलकर पढ़ा तो उसके होठों पर स्माइल आ गया। मिल गया, ये तो वह फाइल जिसमें मेरी बेगुनाही के सारे सबूत मम्मी जी ने छुपा रखे हैं। इसे देखने के बाद कानून और मयंक दोनों को मेरी सच्चाई माननी पड़ेगी। जानवी उस फाइल को सीने से लगाकर बहुत खुश थी। तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जानवी पीछे से आ रही आवाज को सुनकर बहुत ज्यादा डर गई। डर के मारे उसने वह फाइल अपने आंचल में छुपा लिया। वह धीरे से पीछे मुड़ी। मैंने पूछा तुम यहाँ क्या कर रही हो? मयंक गुस्से में उसके पास आया। उसे अपने सामने देखकर जानवी का सारा डर खत्म हो गया। जानवी का दिल किया वह जाकर कसकर उसे गले से लगा ले। कब से पूछ रहा हूँ
तुम कुछ बोलती क्यों नहीं? उसने फिर सवाल किया। मैं तुम्हारे हर सवालों का जवाब देने के लिए ही तो खामोश थी। अब नहीं, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। जानवी मुस्कुराते हुए उसके पास आई। मैं तो सवाल कर कर के थक गया, लेकिन तुम जवाब देती ही नहीं। मयंक ने नाराजगी भरी नजरों से उसे देखा। अब और नहीं मयंक, मैं तुम्हें तुम्हारे सारे सवालों का जवाब दूंगी। जानवी की आंखें खुशी से चमक रही थीं। जो भी बोलना है जल्दी बोलो। मयंक का सवाल अभी नाराजगी जाहिर कर रहा था। मैं सिर्फ तुम्हें बताना ही नहीं, कुछ दिखाना भी चाहती हूँ जो सब कुछ ठीक कर देगा। जानवी मुस्कुराते हुए उसके करीब आई। वह बहुत खुश लग रही थी। मयंक उसकी खुशी से चमकता चेहरा देखकर हैरान था। मैं बहुत खुश हूँ मयंक, आज मुझे मेरी मंजिल मिल गई। देखो इसे। जानवी ने खुश होकर वह फाइल मयंक की तरफ बढ़ाया। ये क्या है? मयंक उसके हाथ में फाइल देखकर हैरान था। ये हमारी मंजिल की सीढ़ी, इसे एक बार पढ़ लो, तुम सब कुछ समझ जाओगे। तुम यहाँ क्या कर रही हो? जानवी आगे मयंक को कुछ बता पाती उससे पहले ही कामिनी वहां पहुंची। उसने उन्हें देखते ही मयंक से वह फाइल छीनकर अपनी साड़ी में छुपा ली। वह कुछ भी समझ नहीं पाया। तुझे सुनाई नहीं देता क्या? तू यहाँ पर क्या कर रही है? कामिनी ने उसे खा जाने वाली नजरों से घूरकर कहा। मैं तो आप ही का दिया काम कर रही थी। आपने कहा था ना कि मुझे शादी से जुड़ी हर तैयारियां अच्छे से करनी है, इसलिए मैं मयंक का कमरा ढूंढ रही थी। जानवी के दिमाग में उस वक्त खुद को बचाने के लिए जो आया उसने कह दिया। वह अनजान थी कि उसकी इस बात से मयंक का गुस्सा और बढ़ चुका है। अच्छा चल, तुझे बताती हूँ मयंक का कमरा कहाँ है। उस कमरे को कल के लिए अच्छे से सजाना, आखिर मेरे बेटे का पहला शादी है। सारी तैयारियां बेहतरीन होनी चाहिए। कामिनी अपनी ही दुनिया में गुम थी। बेहतरीन शादी का तो पता नहीं मम्मी जी, लेकिन मेरे दुश्मनों की बेहतरीन बर्बादी जरूर होगी, और मैं अपने जीते जी मयंक की शादी किसी और से होने नहीं दूंगी। और मैं तो ये शादी होने नहीं दूंगी, तो फिर कमरा तैयार हो या ना हो क्या फर्क पड़ता है? जानवी मन में सोचकर मुस्कुराने लगी। मैं आज तुझसे बहुत खुश हूँ कि तू अपनी खुशी से मयंक की शादी करवा रही है। अच्छा हुआ उस वक्त तुम दोनों बिछड़ गए, शायद तुम दोनों एक दूसरे के लिए बने ही नहीं हो। मुझे खुशी है तुझे ये बात समझ तो आई। कामिनी इन बातों को कहकर मयंक के दिल से जानवी का प्यार पूरी तरह से खत्म कर देना चाहती थी। किसकी किस्मत में कौन लिखा है हमें क्या पता मम्मी जी, और वैसे भी किस्मत जिसे जो देता है उसे लेना ही पड़ता है, मर्जी हो या ना हो। उसने मुस्कुराकर मयंक की तरफ देखते हुए कहा। मयंक ने उसकी इस बात का क्या मतलब समझा ये तो वह नहीं जानती, लेकिन इस वक्त मयंक की आंखों में उसके लिए गुस्से का खून उबल रहा था। चल तू मेरे साथ, नीचे बहुत काम है, और तुझे डांस भी तो करना है। मयंक की खुशी के लिए तू इतना तो कर ही सकती है। उन्होंने मयंक को देखकर कहा। वह उनसे नजरें फेरे गुस्से में देख रहा था। हाँ, ये मैं कर सकती हूँ, वह भी खुशी से, क्योंकि वक्त कब किसके हाथ में आ जाए किसी को नहीं पता। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा। जानवी और कामिनी दोनों वहां से निकलकर हॉल में चली गईं। मयंक वहीं खड़ा दांत पीस रहा था। तुम बहुत खुशी से मेरी बर्बादी की तैयारी कर रही हो ना? अब देखो मेरा अगला कदम तुम्हारे लिए कितना खतरनाक होगा। मयंक इस वक्त बहुत गुस्से में वहां से निकल गया। वह हॉल में पहुंचा जहां पर कामिनी जानवी के हाथों से नेहा के हाथों में मेहंदी लगवा रही थी। ये देखकर मयंक का खून और ज्यादा खौल उठा। अरे ये क्या कर रही है तू? खूबसूरती से मेरे मयंक का नाम इसके हाथों में लिख। ऐसा नाम लिख कि मयंक को कई रातें गुजर जाएं इसके हाथों में अपना नाम ढूंढते हुए। कामिनी मयंक को आते हुए देखकर ये सब कहने लगी। हाथ में किसी का नाम लिखने से क्या होगा मम्मी जी? जिनका नाम मेरे दिल में लिखा है और मेरा नाम उनके दिल में, इसीलिए तो आज तक वह मेरा इंतजार कर रहे हैं। हम दोनों का ये इंतजार बहुत जल्दी खत्म होगा, जिसे आप रोक नहीं पाएंगे। जानवी मन में सोचकर मुस्कुराने लगी। उसने नेहा का हाथ अपने हाथ में लेकर उस पर मयंक का नाम लिखने लगी। कामिनी और मयंक दोनों ये देखकर हैरान थे। थोड़ी देर बाद मेहंदी लगने की रस्म खत्म होते ही कामिनी ने जानवी को डांस करने के लिए कहा। जानवी को ना चाहते हुए भी उनकी बातें माननी पड़ी, क्योंकि वह जानती थी वह ना भी कहेगी तो वह उसकी एक न सुनेंगे। वह डांस करने स्टेज पर पहुंची। उसने अपने पसंद का सॉन्ग लगवाया। होठों में ऐसी बात मैं दबा के चली आई, खुल जाए वही बात तो दुहाई है दुहाई। जानवी डांस करते हुए स्टेज से उतरकर हॉल में आई। कामिनी को जानवी का इस तरह इस गाने पर डांस करना कुछ हजम नहीं हुआ। जानवी डांस करते हुए मयंक के सामने आई। वह मयंक की आंखों में बहुत गौर से देख रही थी। मयंक, मुझे तुमसे कुछ। जानवी आगे कहने ही जा रही थी कि कामिनी ने म्यूजिक बंद करवा दिया। बस बहुत हो गया तेरा डांस,
और लोग भी हैं इस घर में डांस करने वाले। वह उन दोनों के पास आई। मैं गुस्से में वहां से चला गया। जानवी उदास नजरों से उसे देखती रह गई। अब संगीत की रस्में मेहमान अपनी तरफ से पूरी कर रहे थे। जानवी बाहर से उदास होकर गार्डन में आई। तभी किसी ने पीछे से उसके मुंह पर हाथ रखा और उसे उठाकर अपने साथ ले जाने लगा। वह छूटने के लिए छटपटाती रह गई। वह शख्स उसे अपनी बाहों में उठाए कहीं लेकर जा रहा था। जानवी चिल्लाने की पूरी कोशिश करने लगी, लेकिन अब तक उस शख्स का हाथ उसके मुंह पर था। वह उस शख्स का चेहरा देखना चाहती थी, लेकिन उसका चेहरा शॉल से ढका हुआ था। वह शख्स उसे लेकर एक कमरे में गया। उसने उसे बेड पर छोड़ा और दरवाजा बंद करने लगा। कौन हो तुम, क्या कर रहे हो? प्लीज जाने दो मुझे। जानवी उससे बचकर दरवाजे की तरफ भागने लगी। उस शख्स ने उसका हाथ पकड़ा और उसे बेड की तरफ धकेल दिया। कौन हो तुम? ऐसा क्यों कर रहे हो मेरे साथ? प्लीज यहाँ से मुझे जाने दो। जानवी उसके सामने हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट करने लगी। उस शख्स ने अपने ऊपर से शॉल हटाया। जानवी हैरान होकर उसे देखने लगी। तुम ये सब कर रहे हो, लेकिन क्यों? जानवी सामने खड़े शख्स के गुस्से में लाल आंखें देखकर डरी हुई थी। हाँ, ये सब करने पर तुमने मुझे मजबूर किया है। मेरी बर्बादी की तैयारी बहुत खुशी से कर रही हो ना तुम? मैंने अब तक अपनी लाइफ और कमरे को सिर्फ तुम्हारे लिए खाली रखा और तुम इसमें किसी और को जगह दे रही हो। मैं गुस्से में बोलते हुए जानवी के करीब जा रहा था। लेकिन तुम क्या करने वाले हो? अब जानवी को मयंक का हद से ज्यादा गुस्सा देखकर डर लगने लगा था। तुम मेरी फर्स्ट नाइट के लिए कमरा तैयार कर रही हो ना, इसलिए ओपनिंग तुम्हारे हाथों से कर रहा हूँ, क्योंकि फर्स्ट नाइट के लिए प्रैक्टिस तो होना ही चाहिए ना। उसने उसकी आंखों में बहुत गौर से देखकर उसे बेड पर धक्का दे दिया और उसके ऊपर झुका। उसके दोनों हाथों को अपने हाथों के नीचे दबाया। जानवी उसके कहने और करने का मतलब नहीं समझ पा रही थी। मेरे करीब आने का पहला हक अगर किसी का है तो सिर्फ तुम्हारा, और तुम किसी और को लाना चाहती हो। सजा तुम्हें मिलेगी और तुम अपनी आंखों से देखो क्या सजा है तुम्हारे लिए। मयंक बहुत गुस्से में उसके करीब जा रहा था। जानवी अब उसकी आंखों में देखकर समझ चुकी थी कि मयंक का गुस्सा अब हद पार कर चुका है। प्लीज मयंक, ऐसा मत करो, मेरी बात सुनो, मुझे तुम्हें कुछ बताना है। मैं दुनिया का जुल्म सहकर अब हार चुकी हूँ। उस पर तुम्हारा ये नफरत अब बर्दाश्त नहीं कर सकती इतना। जानवी रोते हुए उसके हाथों से अपना हाथ छुड़ाकर उससे लिपट गई। जानवी के इस तरह रोते हुए लिपट जाने से उसका गुस्सा ना चाहते हुए भी ठंडा हो गया। मैं भी तो यही चाहता हूँ। क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बताओ मुझे। मयंक उसके ऊपर से हटकर बेड पर बैठ गया। जानवी भी उठकर बैठी। वही सच्चाई तो मैं तुम्हें बताना चाहती हूँ, लेकिन क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगे? उसने बहुत उम्मीद से उसकी नजरों में देखा। अगर तुम पर भरोसा ना होता तो इतना कुछ होने और देखने के बाद मैं यहाँ तुम्हारे साथ नहीं होता। मयंक ने उसकी तरफ मुड़ते हुए कहा। लेकिन मैं फिर भी कहती हूँ, तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे। जानना चाहते हो हमारे बिछड़ने की वजह कौन है? मैं तुमसे इतने साल दूर क्यों थी? जानवी ने उसके चेहरे को अपने हाथों में लेकर कहा। हाँ बताओ, कौन है वह? मयंक ने बहुत गंभीर होकर पूछा। वह और कोई नहीं मयंक, तुम्हारी माँ है। वह नहीं चाहती कि हम दोनों एक हों। वही हैं जिन्होंने अब तक हमें दूर रखा और आज हमें हमेशा के लिए अलग करना चाहती हैं। इतना कहते हुए जानवी की आंखों में आंसू भर आए थे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मेरी मम्मी ऐसा नहीं कर सकती। तुम झूठ बोल रही हो। मयंक को उसकी बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। मैंने कहा था तुम मुझ पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन यही सच है। तुम्हारी माँ वह नहीं जो तुम समझते हो। वह बहुत बुरी हैं, पैसों के लालच में अंधी हुई जा रही हैं। तुम नहीं जानते उन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया है। जानवी रोते हुए अपना हाल बयां कर रही थी। बस बहुत बोल दिया तुमने, बंद करो अपनी बकवास। मयंक बहुत गुस्से में बेड से उठकर खड़ा हुआ। मैं कोई बकवास नहीं कर रही मयंक, यही सच्चाई है। तुम्हारी माँ बहन नहीं जो तुम समझते हो। वह हमारे ऑफिस के भ्रष्ट कर्मचारियों से मिली हुई हैं। तुम नहीं जानते अब तक उन्होंने मुझे कितनी तकलीफ दी है। मौत से बदतर मेरी जिंदगी बनाई है उन्होंने। वह बहुत बुरी हैं। मयंक, मुझ पर भरोसा नहीं तो इस फाइल को पढ़कर देखो। जानवी ने रोते हुए अपनी साड़ी में छुपाए उस फाइल को निकालकर उसके हाथों पर रखा। बहुत सुन लिया तुम्हारी बकवास। अपना सच बता नहीं सकती तो मेरी माँ पर इल्जाम लगाती हो। अब तुमने साबित कर दिया तुम वह जानवी नहीं जिससे मैं प्यार करता था।
तुम कोई और हो। मयंक ने बहुत गुस्से से उसे चांटा मारकर कहा, प्लीज मयंक, मेरा भरोसा करो, मैं सच कह रही हूँ। तुम्हारी माँ की यही सच्चाई है और बहुत कुछ। जानवी रोते हुए उसके सामने खड़ी हुई। क्या तुम्हारा इतना ही भरोसा था मुझ पर? तुमने कहा था तुम मुझ पर भरोसा करते हो। जानवी ने उसकी नजरों में देखकर सवाल किया। हाँ, भरोसा था तुम पर, लेकिन ये सब सुनकर अब खत्म हो चुका है। तुम उन पर इल्जाम लगा रही हो जिन्होंने तुम्हारे जाने के बाद मुझे संभाला, और मैं अब तक तुम्हें अपनी सोच रहा था, लेकिन न जाने इतने सालों तक कहाँ थी और किसके साथ थी। मैं इनकी बातों में अब गुस्से के साथ शक भी झलकने लगा था। तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ नहीं है। एक बार इस फाइल को पढ़ लो, तुम्हें तुम्हारी माँ की पूरी सच्चाई पता चल जाएगी, और मैं कहाँ थी, किस हाल में थी, वह भी जान जाओगे। जानवी ने रोते हुए वह फाइल उसकी तरफ बढ़ाया। बस बहुत हो गया, अब ना मुझे तुम पर भरोसा है, न इस फाइल पर, और न हमारा कोई रिश्ता है। दूर हो जा मेरी नजरों से। मयंक ने जानवी को एक जोरदार तमाचा मारा, जिससे जानवी के हाथ से वह फाइल छूटकर बेड के नीचे चला गया और जानवी बेड के ऊपर गिरी। वह गुस्से में कमरे से बाहर चला गया। ये तुमने क्या किया मयंक? तुम मेरी आखिरी उम्मीद थे। अब मैं क्या करूं? मैं अपनी बेगुनाही कैसे साबित करूं? मैं गुस्से में वहां से चला गया। मैं जानती थी मयंक, तुम मेरी बातों पर भरोसा नहीं करोगे, लेकिन यही सच्चाई है। तुमने पूरी बात क्यों नहीं सुनी? जानवी वहीं बैठकर रो रही थी। तो हमें सुना दो। कुछ लोग मयंक के कमरे में आए। जानवी उन्हें देखते ही डर से कांपने लगी। तुम लोग यहाँ, और गजेंद्र सर आप यहाँ, वह भी इन लोगों के साथ। जानवी की बातों से साफ पता चल रहा था कि वह उन लोगों को बहुत अच्छे से जानती थी। मेरा इन भ्रष्ट ऑफिसरों के साथ आना गलत है, या अपने भांजे की शादी में आना गलत है। गजेंद्र ने मुस्कुराते हुए उसके पास आकर कहा, क्या आप मयंक के मामा हैं? जानवी ने फटी हुई सी नजरों से उन्हें देखकर सवाल किया। हाँ, मैं तुम्हारा सीनियर ऑफिसर होने से पहले मयंक का मामा हूँ। आखिर तुमने अपनी हरकतों से मुझे सामने आने पर मजबूर ही कर दिया। कहाँ है वह सबूत? चुपचाप उसे मेरे हवाले करो। गजेंद्र ने जानवी के बाल पकड़कर पूछा। मैं वह सबूत हरगिज आपको नहीं दूंगी, और वैसे भी वह मेरे पास है ही नहीं। जानवी ने उनके हाथ से खुद के बालों को छुड़ाते हुए कहा, तुझे वह सबूत हमें देना ही होगा। अच्छा हुआ कामिनी ने उस जगह को जाकर चेक किया जहां से तुम इस सबूत को लेकर आई हो। अब बताओ कहाँ छुपाया है उसे? उन्होंने बहुत जोर से उसके बाल मरोड़कर पूछा। अब आप लोग कुछ भी कर लो, मैं अपनी बेगुनाही का सबूत आपके हाथ में आने नहीं दूंगी। वह सबूत जहाँ भी हैं सेफ हैं, अब आपके हाथ में नहीं आएगा। उसने चोर नजर से एक बार बेड के नीचे अपनी फाइल को देखा। वो किसी भी हाल में उन लोगों के हाथ उस फाइल को लगने देना नहीं चाहती थी। सीधे से बता दो वह सबूत कहाँ छुपाए हैं तुमने, वरना तुम जानती हो तुम्हारा क्या हाल होगा। गजेंद्र ने उसे धमकाना चाहा। आप लोग और कर भी क्या सकते हैं? मुझे पुलिस के हवाले करेंगे? पिछली बार की तरह टॉर्चर करेंगे? मैं एक बार पहले भी वह सब सह चुकी हूँ, दूसरी बार भी सहना पड़े कोई बात नहीं, लेकिन अपनी बेगुनाही तो साबित करके रहूंगी। जानवी भी जिद पर अड़ी थी। तो ठीक है, सबूत जहाँ है उसे वहीं रहने देते हैं, उसे हम बाद में ढूंढ लेंगे। पहले ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी, क्योंकि जब तक तुम जिंदा रहोगी हमारे सर पर खतरा बना रहेगा। पकड़ो इसे, ले चलो यहाँ से। उन्होंने अपने साथ आए लोगों से कहा। वह लोग जानवी के पास आए। मुझे नहीं जाना आप लोगों के साथ, छोड़ो मुझे। मयंक प्लीज हेल्प मी। मयंक प्लीज जल्दी यहाँ आओ। जानवी जोर जोर से चिल्लाकर मयंक को अपनी मदद के लिए बुलाने लगी। आगे उसकी आवाज कमरे से बाहर जाती पहले ही उन लोगों ने उसके मुंह पर रुमाल बांध दिया और उसे उठाकर अपने साथ ले गए। वह छटपटाती रही, छूटने की कोशिश करती रही, लेकिन वह आजाद ना हो पाई। वो लोग उसे पीछे के रास्ते से लेकर रोड तक आए। वहां एक ब्लैक कलर की कार पहले से खड़ी थी। उन्होंने उसे उस कार में बैठाया और अपने साथ ले गए। उधर मयंक जानवी की चिल्लाने की आवाज सुनकर कमरे में आया, लेकिन जानवी उसे कहीं नहीं मिली। मयंक को लगा कि जानवी गुस्से में चिल्लाकर वहां से चली गई होगी। मैंने सोचा नहीं था जानवी, तुम अपना झूठ छुपाने के लिए मेरी मम्मी पर इतने घिनौने इल्जाम लगाओगी। आज के बाद तुम्हें अपनी नजरों के सामने देखना भी नहीं चाहता। मयंक ये आधी सच्चाई जानकर जानवी पर गुस्सा कर रहा था। उसे कहाँ पता था कि जानवी इस वक्त किस खतरे के साथ है और आगे उसके साथ क्या हो सकता है। उधर वो लोग उसे वहां से 12 किलोमीटर दूर एक सुनसान फार्म हाउस पर लेकर गए।
वह लोग उसे कार से निकालकर एक कमरे में लेकर गए, उसे एक कुर्सी में बांध दिया। आखिरी बार पूछ रहा हूँ, बता दे वह सबूत कहाँ है, वरना इस बार तुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। गजेंद्र ने उसे चाटा मारते हुए पूछा, आप कुछ भी कर लो, मैं कुछ नहीं बताने वाली, और वह सबूत मेरे पास नहीं है। तेरे पास नहीं है तो कहाँ रखे हैं तुमने? उस जगह का नाम बताओ। गजेंद्र ने गुस्से से उसका जबड़ा पकड़कर पूछा, तुम लोग मेरी जान भी ले लो, मैं फिर भी नहीं बताऊंगी कि वह सबूत कहाँ है। वह इस बार हार मानना नहीं चाहती थी। लगता है तू पिछली बार का सब कुछ भूल चुकी है, याद दिलाना होगा, उसने मुस्कुराते हुए कहा। मैं पिछली बार का कुछ भी नहीं भूली, मुझे तुम लोगों के दिए हर दर्द याद है, लेकिन इतना याद रखना, जिस दिन मेरे मयंक को मेरी सच्चाई पर भरोसा हुआ, उस दिन से तुम लोगों की बर्बादी शुरू होगी। उसने बहुत गुस्से में उन लोगों की तरफ देखकर कहा। उसकी आंखें पहले ही रो रो कर लाल हो चुकी थीं। जब मयंक को तुम्हारे बारे में कुछ पता चलेगा तब ना वह कुछ करेगा। तुमने बहुत बड़ी गलती कर दी, गलत वक्त पर मयंक को सच्चाई बताई। अगर तुमने वह फाइल उसे पहले पढ़ाया होता तो शायद वह तुम पर भरोसा कर लेता। इसका मतलब इन्हें नहीं पता कि मैंने मयंक को वह फाइल पढ़ाने की कोशिश की थी, और वह फाइल मयंक के बेड के नीचे है। जानवी ने उनकी बातें सुनकर मन में सोचा, एक और मौका दे रहा हूँ, जल्दी बता दे वह सबूत तूने कहाँ छुपाया है, वरना अगली बार नहीं पूछूंगा। तुम वैसे भी हर रोज हमारे लिए मुसीबतें खड़ी करती ही जा रही हो। तुम्हारा जिंदा रहना हमारे लिए अब अच्छा नहीं है। गजेंद्र ने अपने आदमी को देखते हुए कुछ इशारा करके कहा। उसके 4 साथी वहां पर मौजूद थे। ये फार्म हाउस कुछ भ्रष्ट कर्मचारियों का अपनी कालिक छुपाने का अच्छा ठिकाना था। तुम खड़े क्यों हो? दो उस चीज को जिसे मैंने लाने को कहा था। गजेंद्र ने अपने एक आदमी की तरफ हाथ बढ़ाते हुए कहा, ये रहा सर आपका वह चीज। उसके उस आदमी ने एक छोटा सा बोतल उसके हाथ पर रखा। वह उस बोतल को हाथ में लेकर मुस्कुराते हुए जानवी की तरफ बढ़ा। मेरी तरफ ऐसे क्यों आ रहे हो? क्या है इस बोतल में? जानवी ने उसके हाथ में देखना चाहा। बहुत शौक है ना तुम्हें हमारी राज दुनिया को बताने की, हमारा असली चेहरा दुनिया को दिखाना चाहती हो, लेकिन एक प्रॉब्लम है, ये सब करने के लिए तुम जिंदा नहीं रहोगी। एक बार फिर पूछ रहा हूँ, बता दो वह सबूत कहाँ है? गजेंद्र ने उसका जबड़ा पकड़कर पूछा। मैं सबूत के बारे में बताऊं चाहे ना बताऊं, तुम लोगों ने अगर ठान लिया है कि मुझे मारोगे तो मैं जानती हूँ तुम लोग मुझे जिंदा तो छोड़ोगे नहीं, इसीलिए मैं उस सबूत के बारे में नहीं बताऊंगी। मैं तुम लोगों से जीत नहीं पाई तो क्या? तुम लोगों के मन में हमेशा मेरे लिए डर बना रहेगा कि मैंने वह सबूत कहाँ रखा है, वह किसी के हाथ में ना आ जाए। इस वक्त जानवी की आंखों में डर का नामो निशान ना था। उसके दिल में भरोसा था कि आज नहीं तो कल वह फाइल मयंक जरूर पढ़ेगा और सभी को सबक सिखाएगा। तुम ऐसे नहीं मानोगे, इसके बाप को पकड़ कर लाओ। अब वही इसकी कमजोरी बनकर वह फाइल हमारे हाथ में आने देंगे। गजेंद्र ने अपने आदमियों की तरफ देखकर कहा, लेकिन सर हमने उन्हें उनके घर में ढूंढने की कोशिश की, हर उस जगह पर देखा जहां वह होते हैं, लेकिन वह वहां नहीं मिले। पता नहीं कहाँ है वह। ऐसा कैसे हो सकता है? कहाँ छुपाया है तूने उन्हें? गजेंद्र बहुत गुस्से में जानवी के पास गया। उसने एक तमाचा जानवी को मारा। तुम्हें जो करना है तुम सिर्फ मेरे साथ कर सकते हो। मेरे पापा तक तुम लोगों के हाथ कभी नहीं पहुंचेंगे, क्योंकि मैं पहले से जानती थी तुम लोग जंगली भेड़िए हो, अपना मतलब निकालने के लिए कुछ भी कर सकते हो, इसलिए मैंने उन्हें यहाँ से दूर भेज दिया है। जानवी ने मुस्कुराते हुए कहा, सच में तू बहुत स्मार्ट है, हमसे हमेशा 2 कदम आगे सोचती है। लेकिन अब मैं क्या करने वाला हूँ तुमने सोचा नहीं होगा। गजेंद्र के सातिर दिमाग में कुछ तो चल रहा था। क्या करने वाले हो मेरे साथ? जानवी ने उसकी चाल को समझना चाहा। ये देख तू जब तक जिंदा रहेगी हमें चैन से जीने नहीं देगी, इसलिए ये रहा जहर, इसे तू पीकर हमेशा के लिए खामोश हो जाएगी। गजेंद्र की बातें सुनकर जानवी हैरान रह गई। सच में तुम मुझे मार दोगे? अब जानवी की आंखों में डर था। हाँ, बहुत बड़ी गलती की थी हमने जो तुझे जिंदा छोड़ दिया। तू हमारे खिलाफ फाइल तैयार कर चुकी है, इस बार तुझे जिंदा छोड़ दिया तो फिर तू वैसा ही कुछ करेगी। तू मेरे साथ उन लोगों के लिए भी खतरा बन सकती है। कामिनी इंस्पेक्टर के साथ उसके 3 कांस्टेबल, वह वकील जो इस सब घोटाले में शामिल थे, तुझे जिंदा छोड़ा तो तू हम सबके लिए मुसीबत बनेगी, इसीलिए आज तू खत्म। गजेंद्र जहर की बोतल का ढक्कन खोलने लगा। प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे मारकर तुम लोग भी नहीं बचोगे। आज नहीं तो कल पूरी दुनिया को तुम लोगों के काले करतूतों के बारे में पता चल ही जाएगा। अब तो तुम सबने मिलकर मुझे बहुत तड़पाया है। इन 4 सालों में तुम लोगों ने मुझे नर्क की जिंदगी दी है। अब तो छोड़ दो, दया करो मुझ पर।
जानवी रो रो कर उनके सामने रिक्वेस्ट कर रही थी। ना तुझे पहले छोड़ा था, ना अब छोड़ेंगे, क्योंकि तू तभी हमारे लिए मुसीबत थी, आज भी मुसीबत है। गजेंद्र उसका जबड़ा पकड़कर उसे जहर पिलाने आगे आया। उसके बाकी साथियों ने भी जानवी का सर पकड़ लिया ताकि वह हिल ना पाए। प्लीज छोड़ दो मुझे, दया करो मुझ पर। अगर मुझे कुछ हो गया तो मयंक तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जानवी छूटने के लिए छटपटाकर चिल्लाने लगी। अब हम तुझे छोड़ नहीं सकते, तुझे मरना ही होगा। गजेंद्र ने उसका जबड़ा पकड़कर उसे जहर पिलाना चाहा। वह अपना सर इधर उधर करके जहर नहीं पीना चाहती थी। गजेंद्र और उसके साथियों ने मिलकर अपनी ताकत के बलबूते पर जानवी को जहर पिला दिया। वह उसके हाथ से छूटते ही उस जहर को उगलने की कोशिश करने लगी, लेकिन उन लोगों ने उसके मुंह पर हाथ रखकर उसे उगलने नहीं दिया। उन लोगों ने उसे तब तक पकड़ रखा था जब तक वह जहर उसके गले से नीचे ना उतर गया। तुम लोगों ने बहुत गलत किया है मेरे साथ, देखना तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। जिस तरह मुझे तड़पा रहे हो उसी तरह तड़पते हुए तुम्हारी जान निकलेगी। जानवी ने उसके हाथ से छूटते ही कहा, हाँ कोई बात नहीं, लेकिन वह सब देखने के लिए तू जिंदा नहीं रहेगी। गजेंद्र ने उस पर हंसते हुए कहा। जानवी को अपने साथ हुए नाइंसाफी पर बहुत दुख था और वो जहर उसके गले से उतरते हुए अपना असर दिखाना शुरू कर चुका था। उसके गले में जलन होने लगी थी, आंखों के सामने सब कुछ अंधेरा सा दिख रहा था। तुम लोग जितना जुल्म कर रहे हो ना मुझ पर, देखना मेरा मयंक एक एक को चुन चुन कर सजा देगा, किसी को नहीं छोड़ेगा। जानवी ने बहुत निराश होकर रोते हुए कहा। मयंक तब हमारा कुछ बिगाड़ेगा ना, जब उसे इन सब के बारे में पता चलेगा। जब तुम ही ये सब बताने के लिए जिंदा नहीं रहोगी तो वह हमारा क्या बिगाड़ लेगा। गजेंद्र अपनी जीत के घमंड में चूर था। उसकी आंखों में जानवी का दर्द दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन अब तक तुम बकवास कैसे कर रही हो, अब तक तुम्हारी सांसें तो ठहर जानी चाहिए थी। गजेंद्र अब तक जानवी के जिंदा रहने पर हैरान था। कौन सा जहर लेकर आए थे तुम? मैंने तुम्हें ब्लैक कोबरा का जहर लाने को कहा था ना, फिर ये तुम क्या लेकर आ गए? गजेंद्र ने अपने एक आदमी को चांटा मारते हुए पूछा। सॉरी सर, मैं 2-3 मेडिकल में गया था, वहां मुझे ब्लैक कोबरा का जहर नहीं मिला, बस यही स्लो पॉइजन था। एक नंबर के गधे हो तुम, कोई काम ठीक से नहीं होता तुमसे। गजेंद्र ने उस आदमी को दूसरा थप्पड़ मारते हुए कहा। चलो कोई बात नहीं, जहर धीरे असर करे या जोर से, इसे तो मरना ही है। इस जहर को पूरा असर दिखाने में 8 घंटे का वक्त लगेगा। अभी 1 बज रहे हैं। जानवी, कल सुबह का सूरज तुम्हारी जिंदगी की हमेशा के लिए शाम कर जाएगा। गजेंद्र ने जहर की बोतल पर लगे लेबल को पढ़कर कहा। तुम लोग कुछ भी कर लो, मैं इतनी आसानी से नहीं मरूंगी। मेरी सांसें तब तक नहीं ठहरेंगी जब तक मैं अपनी बेगुनाही साबित ना कर लूं। जानवी ने रुक रुक कर सांस लेते हुए कहा। तुम सांसें तो ठीक से नहीं ले पा रही, अपनी बेगुनाही क्या साबित करोगी? चलो ठीक है, आखिरी मौके पर तुम्हें थोड़ी आज़ादी दे देनी चाहिए। तुम्हारी मौत को आने में 8 घंटे बाकी हैं, उसी तरह तुम्हें इसी बीच अपनी सच्चाई साबित करनी होगी। देखते हैं मौत तुम तक पहले पहुंचती है या तुम अपनी बेगुनाही तक। गजेंद्र ने बहुत जोर से हंसते हुए कहा। उसकी जहरीली हंसी जानवी के दिल को छल्ली कर रही थी। तुम लोग चाहे जो भी कर लो, मैं हार नहीं मानूंगी। अब जानवी की आंखों में मौत का डर नहीं, अपनी सच्चाई साबित करने का जुनून था। रस्सी जल गई लेकिन अकड़ नहीं गई। मौत के मुंह में है तू, फिर भी हमसे मुकाबले की बात कर रही है। वह उसकी हिम्मत देखकर हैरान था। गजेंद्र और उसके साथी जानवी की हालत पर हंस रहे थे। बहुत हिम्मत है ना तुझमें। चल, एक आखिरी चुनौती तेरे लिए। कल सुबह 9 बजे मयंक की शादी है और उसी वक्त तक तेरे लिवर में गया जहर भी अपना असर दिखा देगा। लेकिन उससे पहले तुझे मयंक की शादी रोककर अपनी सच्चाई उसे बतानी होगी और सबके सामने अपनी बेगुनाही साबित करनी होगी। अगर तुम ऐसा कर पाई तो मैं अपना जुर्म खुद कानून के सामने कबूल कर लूंगा। गजेंद्र ने बहुत गौर से जानवी की आंखों में देखकर कहा। क्यों मेरी हालत का मजाक बना रहे हैं आप? मैं जानती हूँ आप मुझे ऐसा मौका नहीं देंगे। जानवी को उनकी बातों पर भरोसा नहीं था। सच कह रहा हूँ, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं खुद अपना जुर्म कबूल कर लूंगा, लेकिन ये सब तुम्हें खुद करना होगा। हम यहाँ से जा रहे हैं, न तुम पर नजर रखेंगे न तुम्हारा रास्ता रोकेंगे। देखते हैं तुम अपनी मौत को हराकर कैसे अपनी मंजिल तक पहुंचती हो। गजेंद्र ने आखिरी वक्त पर उसे एक मौका देना चाहा। मुझे आप लोगों पर भरोसा नहीं है, अब तक बहुत धोखे खाए हैं मैंने आप लोगों से, ये भी आपकी कोई चाल होगी। जानवी उन पर यकीन नहीं कर पा रही थी। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, आगे जो कहना करना है वह तुम्हें है, क्योंकि मैं अपने दुश्मन को आखिरी एक मौका जरूर देता हूँ। गजेंद्र ने जानवी से कहा और
और अपने आदमियों से कहकर उसने जानवी के हाथ पैर और अच्छे से बंधवा दिए और उस कमरे का दरवाजा बाहर से बंद कर वह लोग चले गए। जानवी ये सब हैरान होकर देख रही थी। आपको नहीं लगता हम ये गलती कर रहे हैं? हमें उसे एक मौका नहीं देना चाहिए। अगर वह यहाँ से निकलकर मयंक तक अपनी सच्चाई साबित करने पहुंच गई तो? गजेंद्र के एक आदमी ने उसे सवाल किया। तुम बेवकूफ थे और हमेशा रहोगे। जानते नहीं हमने उसे जहर पिलाया है। वह 8 घंटे के बाद जिंदा नहीं रह पाएगी। वह जब तक मयंक तक पहुंचेगी जहर अपना असर दिखा देगा, क्योंकि हम मयंक के घर से 12 किलोमीटर दूर एक सुनसान इलाके में हैं, जहां से वहां तक पहुंचने में उसे बहुत समय लगेगा, क्योंकि यहाँ से उसे कोई ऑटो रिक्शा या बस नहीं मिलेगा। और अगर वह पैदल भी जाना चाहे तो जितना भाग दौड़ करेगी वह जहर उतना ही उसके खून में मिलता जाएगा। गजेंद्र अपने सातिर दिमाग पर खुश था। आखिर इतनी जल्दी जानवी कहाँ जा सकती है? पहले तो उसने मेरी मम्मी पर झूठे इल्जाम लगाए, फिर न जाने घर से कहाँ गायब हो गई। मयंक अपना गुस्सा ठंडा होने पर पूरे घर में जानवी को ढूंढ रहा था। जानवी, तुम क्यों कर रही हो मेरे साथ ऐसा? पहले तो इतने सालों तक मुझसे दूर रही, सामने आई भी तो तुम इस रूप में। तुम्हारे इस रूप को देखकर मेरा दिमाग तुम पर भरोसा नहीं कर रहा, लेकिन दिल है जो तुमसे बेहद प्यार के साथ यकीन भी करता है। मेरा दिल कह रहा है कोई तो बात है जो मेरी नज़रों से चूक रही है, लेकिन शायद मैं गलत हूँ। अब तुम मुझे भूल चुकी हो, शायद तुम्हारी जिंदगी में और कोई आ चुका है। मयंक के दिल में अजीब अजीब ख्याल आने लगे थे जो उसे ही जलाने लगे। वह जहाँ खड़ा था वहीं घुटने के सहारे बैठकर रोने लगा। उसे क्या पता था कि जानवी इस वक्त किस हाल में है। तुम्हें पाने के लिए मयंक और न जाने मुझे किस हद तक जाना होगा। अब तक मैं सिर्फ तुम्हारे लिए हर दर्द तकलीफ सहकर जी रही थी, लेकिन आज तुम मुझसे नफरत करने लगे हो। लेकिन मैं फिर भी हार नहीं मानूंगी, अपनी सच्चाई साबित करूंगी कि मैं आज भी तुम्हारी हूँ। जानवी कुर्सी से बंधी मन में सोच रही थी, अगर गजेंद्र सर की बात पर जरा भी सच्चाई है तो आगे वह लोग मुझे दिखाई नहीं देंगे। यही सही मौका है, मुझे यहाँ से निकलना चाहिए। जानवी उस कुर्सी से छूटने की कोशिश करने लगी। उसने बहुत मुश्किल से अपने दांतों की मदद से अपने हाथों की रस्सी खोली और उस कमरे की खिड़की तोड़कर वहां से बाहर निकली। कामिनी, मैंने अपना काम कर दिया है। अब वह कुछ ही वक्त की मेहमान है, लेकिन मैंने उसके सामने एक चुनौती भी रखी है। गजेंद्र ने कामिनी को फोन करके जानवी के बारे में सारी बातें उन्हें बताईं। ये तुमने क्या किया? उसे एक और चुनौती दे आए। जानते हो ना, वह हार मानने वालों में से नहीं है। मरते मरते भी वह लड़ेगी। तुम भूल कैसे सकते हो हमने उसके साथ कितना कुछ किया, फिर भी वह जिंदा है। कामनी गजेंद्र की बातें सुनकर बहुत परेशान हो गई। बहना, भूल जाओ इस बात को। अब उसे जहर पिला दिया है हमने, ज्यादा देर वह जिंदा नहीं रह पाएगी। जब तक वह मयंक की शादी रोकने पहुंचेगी तब तक उसकी सांसें उसका साथ छोड़ देंगी। गजेंद्र, तुम सच में बहुत बड़े बेवकूफ हो। तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह मयंक के सामने आकर मर गई तो 100 सवाल खड़े होंगे। उसके पापा इन सब के बारे में जानते हैं। अगर उन्होंने अपना मुंह खोल दिया तो? बहना, मुझे जो करना था मैंने कर दिया, अब तुम देख लो। गजेंद्र ने फोन कट किया। तुम लोग किसी काम के नहीं, इसे तो रास्ते से मुझे ही हटाना होगा। मैं कोई रिस्क नहीं लेने वाली। अगर ये फिर से मयंक के सामने आ गई तो सारा काम बिगड़ जाएगा। कामिनी एक बार फिर अपना शैतानी दिमाग चलाने लगी। सुनो, वह हमारे पुराने फार्म हाउस से हमारे घर आ रही है। वह घर तक पहुंचनी नहीं चाहिए। आगे तुम्हें क्या करना है तुम अच्छे से जानते हो। कामिनी ने किसी को फोन करके कहा। ओके मैम, मैं समझ गया मुझे क्या करना है। सामने वाले ने जवाब दिया। सॉरी जानवी, मैं तुम्हें इस बार जिंदा नहीं छोड़ सकती, क्योंकि मैं हर कुछ सह लूंगी, लेकिन अपने बेटे की नज़रों से गिर नहीं सकती। अगर तुमने इस बार उसे सच्चाई बताई तो वह तुम्हारी हालत देखकर जरूर यकीन कर लेगा, जो मैं नहीं चाहती। कामिनी ने मन में सोचा और मुस्कुराने लगी। दूसरी तरफ जानवी उस फार्म हाउस से निकलकर सुनसान सड़क पर अकेली जा रही थी। जहर ने अपना असर दिखाना अभी से शुरू कर दिया था। उसके कदम लड़खड़ा रहे थे। जमी आसमां सब धुंधले दिखाई दे रहे थे। सड़क के किनारे लगे लाइट की रोशनी भी धीमी धीमी सी थी। सॉरी पापा, मुझे पता था कि आगे खतरा ज्यादा है। वह लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, इसीलिए मैंने आपको पहले ही खुद से दूर कर दिया। आप वहाँ सेफ होंगे। अगर आपकी जानू से कोई गलती हुई होगी तो माफ कर देना। जानवी रोते हुए अपने पापा को याद कर रही थी। वह अब तक कहीं रुकी नहीं थी। उसके लड़खड़ाते हुए कदम अब तक चल रहे थे। उसे इस वक्त अपने और मयंक के बीच 12 किलोमीटर की दूरी तय करनी थी। वह धीरे धीरे चलते हुए थोड़ा रास्ता पार कर चुकी थी, लेकिन अब भी 11 किलोमीटर की दूरी बाकी थी। वह जिस रास्ते पर चल रही थी
वहां से ना कोई कार गुजर रहा था, ना कोई बाइक वाला जिससे वह मदद मांग सके। एक सुनसान सी सड़क, जिसके दोनों तरफ सन्नाटे भरा जंगल। उसके दिल में इस वक्त सिर्फ मौत का डर था। उसके आगे हर डर नाकाम था। वह बस अपनी सच्चाई बताकर ही दम तोड़ना चाहती थी। अचानक उसके पेट और गले में दर्द होने लगा। वह जहाँ थी वहीं रुक गई। इसकी आंखें दर्द से लाल हो चुकी थी। उसके जिस्म का जर्रा जर्रा अब धीमे धीमे ठंडा होने लगा था। इन सब से वह समझ गई थी, अब जहर ने अपना असर बढ़ाकर दिखाना शुरू कर दिया है। अब वह वहां रुकने की बजाय और दौड़ने लगी। साड़ी पहनने की वजह से ज्यादा तेज दौड़ नहीं पा रही थी। उसने एक हाथ से अपनी साड़ी की फॉल पकड़ा और दोगुनी रफ्तार से दौड़ने लगी, क्योंकि वह जल्द से जल्द लोगों के बीच जाना चाहती थी, जिससे वह कोई मदद ले सके, किसी का फोन मांगकर मयंक को अपनी मदद के लिए बुला सके। अब वह आधा किलोमीटर दूर ही पार गई थी कि अचानक एक तेज रफ्तार कार उसे अपनी तरफ आते हुए दिखाई दी। उस कार को अपनी तरफ आते देखकर वह बहुत खुश हुई। प्लीज मेरी मदद करिए, वह और तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगी। कार भी अपने पूरे स्पीड के साथ उसके पास आ रही थी। सुनिए, मुझे मदद की बहुत जरूरत है, प्लीज मेरी मदद करिए। वह कार की तरफ हाथ हिलाते हुए उसे रोकने का इशारा करते हुए उसकी तरफ बढ़ रही थी। अब उसे सामने से आ रही कार को देखकर कुछ अजीब सा लगा, क्योंकि कार उसकी तरफ आती जा रही थी। उसका स्पीड कम होने की बजाय और ज्यादा बढ़ रहा था। वह दौड़ती हुई अपनी जगह पर ठहर गई, क्योंकि कार अब उसके बहुत नजदीक पहुंच चुकी थी। बस कार के रुकने का इंतजार कर रही थी। लेकिन कार ड्राइवर तो कुछ और ही सोचकर निकला था शायद, इसीलिए उसने अपनी कार नहीं रोकी और स्पीड बढ़ा दी। प्लीज रुक जाइए, मेरी मदद करिए, जानवी ने बहुत जोर से चिल्लाते हुए कहा। लेकिन कार चालक ने कार नहीं रोका। तभी अचानक रोड किनारे जल रहे लाइट की रोशनी कार ड्राइवर के चेहरे पर पड़ी। जानवी ने उसे बहुत गौर से देखा। वह उसका चेहरा देखते ही समझ गई कि अब उसका बचना नामुमकिन है। आखिर तुम लोगों ने मुझे मार कर ही सुकून मिलेगा, क्यों मुझे मेरे हाल पर नहीं छोड़ते तुम लोग, उसने उस ड्राइवर को चिल्लाते हुए कहा। मयंक सॉरी, शायद हमारा साथ यहीं तक का था, जानवी ने जोर से चिल्लाते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं, क्योंकि उसके सामने अब दूसरा रास्ता नहीं था। कार चालक तेज रफ्तार से उसे टक्कर मारकर आगे चला गया। मयंक मयंक, जानवी कार से टक्कर होने पर भी सिर्फ मयंक का नाम लेते हुए कार से दूर जा गिरी। जानवी कहाँ हो तुम? मयंक को एहसास हुआ जैसे जानवी ने उसे पुकारा हो। मयंक बहुत परेशान होकर जानवी को पूरे घर में उसे तलाशने लगा। जानवी के इस तरह उसके घर से चले जाने से उसका दिल बहुत बेचैन था। किसी अनहोनी का डर उसे बार बार सता रहा था। सॉरी जानवी, मैंने तुम पर हाथ उठाया, लेकिन तुम तो जानती हो ना, मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुन सकता, और मैं तुम्हें भी दोबारा खो नहीं सकता। कहाँ गई तुम? मयंक जानवी के उसके घर पर ना मिलने से बहुत परेशान था। उसे उसकी बहुत फिक्र हो रही थी। मयंक को जब जानवी उसके घर में नहीं मिली, तो वह वहां से निकलकर उन जगहों पर गया जहां जानवी मिल सकती थी, लेकिन वह उसे वहां भी नहीं मिली। इधर जानवी रोड किनारे अधमरी हालत में पड़ी हुई थी। कार ड्राइवर अपनी कार से बाहर निकला। वह जानवी के पास आया। वह जानवी को देखने के लिए नीचे झुका। उसने उसके नाक के पास अपनी उंगली रखकर उसकी सांसें चेक की। अगले ही पल उसके होठों पर स्माइल आ गई। उसने अपना फोन निकाला और किसी को कॉल किया। मैम, काम हो गया, इसकी सांसें नहीं चल रही हैं। पक्का एक बार और कंफर्म करो, और उसकी धड़कनें भी चेक करो, शायद वह मरने का नाटक कर रही हो। दूसरी तरफ से कामिनी की आवाज आई। मैम, ऐसा नहीं हो सकता, सांसें रुकने के बाद धड़कनें कभी चला नहीं करती। उस शख्स को अपनी टक्कर पर बहुत भरोसा था। ठीक है, वहां से निकल जाओ, किसी की नजर में मत आना। ओके मैम। वह शख्स वहां से उठकर अपनी कार के पास आया। उसने कार में बैठने से पहले एक बार जानवी की तरफ देखा और मुस्कुराने लगा। अक्सर वकील अपने मुवक्किल को बचाया करते हैं, लेकिन मैं पहले ऐसा वकील हूँ जो तुम्हें बेगुनाह साबित करने की बजाय गुनाहगार बनाकर हमेशा के लिए दुनिया से विदा कर रहा हूँ। वह कार चालक और कोई नहीं, जानवी का वकील था। उसने अपना कार स्टार्ट किया और वहां से चला गया। उसके जाने के 10 मिनट बाद जानवी अपनी जगह से हिली। वह धीमी धीमी सांस ले रही थी। वह वहां से उठने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसे बहुत गहरी चोटें आई थीं। दाएं हाथ में फ्रैक्चर भी हुआ था। पैर, कमर और सिर की चोट बहुत गहरे थे। वह बहुत कोशिशों के बाद भी अपनी जगह से उठ नहीं पाई, और जहर उसके अंदर धीरे धीरे उसके खून में घुमता जा रहा था। सॉरी मयंक, मैं अपनी लाइफ की आखिरी लम्हों में भी तुम्हें अपने सिंदूर और मंगलसूत्र का राज नहीं बता पाई।
अब अफसोस इस बात का है कि मेरी आखिरी इच्छा अधूरी रह गई और मेरा प्यार अधूरा रह गया। जानवी ने रोते हुए अपनी आंखें बंद कर लीं। वह इसी तरह पूरी रात सड़क किनारे बेहोश पड़ी रही। अब सुबह होने को आया था। एक दो बाइक सवार उस रास्ते से गुजरने लगे थे। कुछ कार भी गुजर रहे थे। लोग उसे देखकर यूं ही चले जाते। उनके मन में कई ख्याल आ रहे थे, जिसकी वजह से वह उसके पास नहीं जा रहे थे। सूरज की रोशनी अब गहरी हो चुकी थी। उसकी किरणों के ताप से जानवी के सर पर लगा खून अब सूखने लगा था। उसी रास्ते से अखिल गुजर रहा था। उसने सड़क किनारे भीड़ देखा। उन्हें इस तरह खड़े देखकर उसके मन में एक बेचैनी सी हुई। उसने अपनी बाइक रोकी और भीड़ को हटाते हुए आगे गया। अब उसकी नजरें जानवी पर पड़ी तो वह हैरान रह गया। जानवी, क्या हुआ तुम्हें? तुम यहाँ ऐसे क्यों? अखिल बहुत परेशान होकर उसके पास गया। वह जानवी के पास बैठा। उसने जानवी का सर उठाकर अपने पैर पर रखा। उठो जानवी, क्या हुआ तुम्हें? आप में से किसी के पास पानी है क्या? उसने वहां खड़े लोगों से पानी मांगा। भीड़ में से किसी एक ने उसे पानी का बोतल लाकर दिया। उसने पानी की बोतल में से थोड़ा सा पानी अपने हाथ में ले लिया और जानवी के चेहरे पर छिड़का। जानवी की आंखें धीरे धीरे हिलने लगीं। उसने धीरे से अपनी आंखें खोलकर देखा। थैंक गॉड, तुम्हें होश आ गया। लेकिन ये सब कैसे? अखिल ने उसे आंखें खोलते हुए देखकर पूछा। तुम आ गए अखिल, प्लीज मेरी मदद करो, मुझे मयंक के पास ले जाओ। जानवी ने उसका हाथ पकड़कर उससे कहा, तुम पागल हो क्या? ऐसी हालत में मैं तुम्हें उसके पास लेकर जाऊं? बिल्कुल नहीं, पहले तुम हॉस्पिटल चलो। क्या हुआ है तुम्हें? प्लीज अखिल, मेरी बात मानो, मेरे पास बहुत कम वक्त है। उन लोगों ने मुझे स्लो पॉइजन खिलाया है। जानवी ने सारी बातें अखिल को बता दी। ये लालची लोग कभी नहीं सुधर सकते। अखिल बहुत गुस्से में था। उन लोगों के बारे में जानकर अखिल को बहुत ज्यादा गुस्सा आया। अभी इन सब बातों का वक्त नहीं है। अखिल प्लीज मुझे मयंक के पास ले चलो। मुझे तुम्हारी यही बात सबसे ज्यादा गलत लगती है। जानवी, तुम्हें हर वक्त सिर्फ मयंक की फिक्र रहती है। अपने बारे में भी कभी सोचा करो। मैं तुम्हें हॉस्पिटल पहले लेकर जाऊंगा, बस, आगे कुछ नहीं। उसने बहुत गुस्से में उसे उठाते हुए कहा। नहीं, तुम मुझे मयंक के पास लेकर जा रहे हो? तुम्हें हमारी फ्रेंडशिप की कसम। जानवी ने उसके हाथ को कसकर पकड़कर कहा। ये गलत है जानवी, तुम हमेशा अपनी कसम देकर मुझे ब्लैकमेल करती हो। प्लीज अखिल, मेरी बात सुनो। मेरे पास वक्त बहुत कम है। जहर अब तक मेरे पूरे शरीर में फैल चुका है। मेरी सांसें कभी भी मेरा साथ छोड़ सकती हैं। क्या तुम ये चाहते हो कि मयंक हमेशा मुझसे नफरत करता रहे, मैं अपनी बेगुनाही उसे ना बता सकूं? नहीं जानवी, मैं ऐसा नहीं चाहता, लेकिन तुम्हें इस हाल में भी नहीं छोड़ सकता। अगर तुम्हें वहां पहुंचने से पहले कुछ हो गया तो? इसीलिए पहले तुम हॉस्पिटल चलो। ठीक हो जाओगी तो अपने लिए लड़ पाओगी। नहीं अखिल, अब मेरा बचना नामुमकिन सा लग रहा है। मुझे तुम मुझे मयंक के पास ले चलो, फिर जहां तुम्हारी मर्जी हो वहां ले जाना। जानवी की आंखों से आंसू की धारा बह रही थी। उसे देखकर अखिल का दिल कमजोर पड़ने लगा। ठीक है, ले चलता हूँ तुम्हें उसके पास, लेकिन ज्यादा देर नहीं, पहले तुम चलो तो सही। अखिल ने जानवी को अपनी बाहों में उठा रखा था। अखिल की गहरी दोस्ती आज उसके लिए वरदान बदलकर उसके सामने आ गया था। अखिल ने वहीं पास खड़े लोगों से मदद मांगी। वहां खड़े भीड़ में से कुछ लोग जानवी की ऐसी हालत देखकर मदद के लिए मान गए। उनमें से एक ने अपना कार अखिल को दे दिया। उसने जानवी को कार के अंदर लिटाया और खुद ड्राइविंग सीट संभालने लगा। भीड़ में खड़ी कुछ महिलाएं भी जानवी के पास उसकी मदद के लिए थीं। अखिल ने कार स्टार्ट किया और तेज स्पीड में कार चलाने लगा। वह कार को इतनी स्पीड में चला रहा था, कुछ ही देर में 2 किलोमीटर पार कर गया। अखिल, कार और तेज चलाओ, मेरे पेट में जलन के साथ दर्द भी बहुत हो रहा है, जानवी ने दर्द से कराहते हुए कहा। तभी उसे उल्टी होने लगी। अखिल ने उसे मुड़कर देखा तो डर गया। जानवी को खून की उल्टी हो रही थी। अब उसने कार की स्पीड और बढ़ा दी। अचानक उसके कार के आगे एक दूसरा कार आकर खड़ा हुआ। उसने जल्दी से अपनी कार पर ब्रेक लगाया। अबे आंखें नहीं है क्या? अखिल ने बहुत गुस्से में चिल्लाते हुए सामने वाले कार चालक को कहा। सामने वाले कार चालक पर इस बात का कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी कार स्टार्ट की और इनकी तरफ बढ़ने लगा। अबे ये क्या कर रहा है? तू पागल है क्या? हट सामने से, हमें कहीं जाना है, अखिल ने फिर से चिल्लाकर कहा। उस कार के और करीब आने से अखिल ने उसके ड्राइवर को गौर से देखा तो वह हैरान रह गया। एडवोकेट, तू यहाँ? चुपचाप हट जा मेरे रास्ते से। अखिल सामने वाले कार चालक को पहचान गया। एडवोकेट का नाम सुनकर जानवी ने पीछे से झांक कर देखा तो वह डर गई।
अखिल, यहाँ रुको मत, कार दूसरी तरफ से लेकर चलो। किसी ने कल रात मुझे मारने की कोशिश की थी। मेरी इस हालत का जिम्मेदार यही है। जानवी ने उससे घबराते हुए कहा। तुम चिंता मत करो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। अपने पीछे से जानवी का हाथ पकड़कर कहा। अखिल, हट जाओ मेरे रास्ते से। क्यों उसके लिए खुद की जिंदगी खतरे में डाल रहे हो? मैम का ऑर्डर है, उसे जिंदा नहीं छोड़ना है। एडवोकेट ने चिल्लाकर कहा। ये तेरी गलतफहमी है, मैं जानवी को कुछ नहीं होने दूंगा। मेरे रहते तुम उसका बाल भी बांका नहीं कर सकते। ठीक है, तो उसके साथ तू भी मरने के लिए तैयार हो जा। एडवोकेट अपनी कार का स्पीड बढ़ाने लगा। आगे की कहानी अगले वीडियो में। तो दोस्तों, आपको कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कहानी को पूरा सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।